नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MB किस्से कहानियाँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से भारत में जितने भी शासक, महाराजा, वीर योद्धा रहे हैं उन सबकी जीवनी को वीडियो अपलोड करता हूँ। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। छत्रपति संभाजी भोसले मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे, जिन्होंने 1681 से 1689 तक शासन किया। वे मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे। संभाजी के शासन को बड़े पैमाने पर मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के साथ साथ अन्य पड़ोसी शक्तियों जैसे सिद्धि, मैसूर और गोवा में पुर्तगालियों के बीच चल रहे युद्धों द्वारा आकर दिया गया था। संभाजी की मृत्यु के बाद उनके भाई राजा राम प्रथम ने उन्हें अगले छत्रपति के रूप में उत्तराधिकारी बनाया और मुगल मराठा युद्धों को जारी रखा। संभाजी का जन्म पुरंदर किले में मराठा सम्राट शिवाजी और उनकी पहली पत्नी सईबाई के यहाँ हुआ था, जिनकी मृत्यु तब हुई जब वे 2 वर्ष के थे और उनका पालन पोषण उनकी नानी जीजाबाई ने किया। 9 साल की उम्र में संभाजी को अंबर के राजा जय सिंह प्रथम के साथ एक राजनीतिक बंधक के रूप में रहने के लिए भेजा गया था, ताकि पुरंदर की संधि की अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, जिस पर शिवाजी ने 11 जून 1665 को मुगलों के साथ हस्ताक्षर किए थे। संधि के बाद संभाजी मुगल मनसबदार बन गए। उन्होंने और उनके पिता शिवाजी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से मुलाकात की 12 मई 1666 को आगरा की अदालत में। औरंगजेब ने दोनों को नजरबंद कर दिया, लेकिन वे 22 जुलाई 1666 को भाग निकले। हालांकि दोनों पक्षों में सुलह हो गई और 1666 से 1670 की अवधि के दौरान सौहार्दपूर्ण संबंध थे। 1666 और 1668 के बीच की अवधि के दौरान औरंगजेब ने शिवाजी राजा की एक उपाधि प्रदान की। संभाजी को 5000 घोड़ों के साथ मुगल मनसबदार के रूप में बहाल किया गया था। शिवाजी ने उस समय संभाजी को जनरल प्रताप राव गुर्जर के साथ औरंगजेब में मुगल वायसराय में प्रिंस मुअज्जम की सेवा के लिए भेजा। संभाजी को राजस्व संग्रह के लिए बराबर में भी क्षेत्र दिया गया था। इस अवधि में शिवाजी और संभाजी ने मुगलों के साथ बीजापुर की सल्तनत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। संभाजी का विवाह राजनीतिक गठबंधन के विवाह में जीवुबाई से हुआ था। मराठा प्रथा के अनुसार उन्होंने येसुबाई नाम लिया। जीवुबाई पिलाजी सेके की बेटी थी, जो देशमुख सूर्यजी सुर्वे की हार के बाद शिवाजी की सेवा में शामिल हो गए थे, जो उनके पिछले संरक्षक थे। इस प्रकार इस विवाह ने शिवाजी को कोंकण तटीय बेल्ट के छोटे से क्षेत्र तक पहुंच प्रदान की। येसुबाई के 2 बच्चे थे, बेटी भवानी बाई और फिर साहू नाम का एक बेटा, जो बाद में मराठा साम्राज्य का छत्रपति बना। अप्रैल 1680 के पहले सप्ताह में जब शिवाजी की मृत्यु हुई, तब संभाजी को पन्हाला किले में बंदी बनाकर रखा गया था। उस समय शिवाजी की महत्वाकांक्षी विधवा सोयराबाई और संभाजी की सौतेली माँ अन्नाजी दत्तो और अन्य मंत्रियों जैसे प्रभावशाली दरबारियों के साथ संभाजी को सिंहासन पर बैठने से रोकने के लिए उनके खिलाफ साजिश रची। हड़बड़ी में उन्होंने सोयराबाई के बेटे और संभाजी के सौतेले भाई राजा राम, जो उस समय 10 वर्ष के थे, और 21 अप्रैल 1680 को राजगद्दी पर बिठा दिया। किले के कमांडर की हत्या के बाद 27 अप्रैल को पन्हाला किला, 18 जून को उसने रायगढ़ किले पर अधिकार कर लिया। संभाजी औपचारिक रूप से 20 जुलाई 1680 को सिंहासन पर चढ़े। राजा राम, उनकी पत्नी जानकी बाई और मां सोयराबाई को कैद कर लिया गया। औरंगजेब के चौथे पुत्र सोयराबाई सेके परिवार के उनके रिश्तेदारों और शिवाजी के कुछ मंत्रियों जैसे अन्नाजी दत्तो को साजिश के आरोप में मार डाला गया। संभाजी के राज्याभिषेक के तुरंत बाद उन्होंने पड़ोसी राज्य के खिलाफ अपने सैन्य अभियान शुरू कर दिए। बहादुर खान पहले बुरहानपुर किले का एक प्रभारी था, जिसने बाद में इसे काकर खान को दे दिया। काकर खान
बुरहानपुर के हिंदू नागरिकों से जजिया कर वसूलने के काम पर थे। जजिया को बुरहानपुर किले में बंदी बनाकर रखा गया था। संभाजी ने 1680 में बुरहानपुर को लूटा और तबाह कर दिया। उनकी सेना ने मुगल सेना को पूरी तरह से भगा दिया और दंडात्मक रूप से बंदियों को मार डाला। मराठों ने तब शहर को लूट लिया और उसके बंदरगाहों में आग लगा दी। संभाजी तब मुगल सेनापति खान जहां बहादुर की सेना में बचते हुए बगलाना में वापस चले गए। 1681 में औरंगजेब के छोटे बेटे कुछ मुस्लिम मनसबदार समर्थकों के साथ मुगल दरबार छोड़ दिया और दक्कन में मुस्लिम विद्रोहियों में शामिल हो गया। जवाब में औरंगजेब ने अपने दरबार को औरंगाबाद के दक्षिण में स्थानांतरित कर दिया और डेक्कन अभियान की कमान संभाली। विद्रोही हार गए और अकबर संभाजी की शरण लेने के लिए दक्षिण भाग गए। अन्नाजी दत्तो सहित संभाजी के मंत्रियों और अन्य मंत्रियों ने इस अवसर का लाभ उठाया और राजा राम को फिर से गद्दी पर बिठाने की साजिश रची। उन्होंने संभाजी के खिलाफ एक देशद्रोही पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें उन्होंने अकबर के साथ शामिल होने का वादा किया था। जिसे पत्र भेजा गया था, अकबर ने यह पत्र संभाजी को दिया। क्रोधित होकर संभाजी ने राजद्रोह के आरोप में षड्यंत्रकारियों को मार डाला। 5 साल तक अकबर संभाजी के साथ रहे, इस उम्मीद में कि बाद में उन्हें अपने लिए मुगल सिंहासन पर हमला करने और जब्त करने के लिए पुरुषों और धन उधार देंगे। दुर्भाग्य से संभाजी के लिए अकबर को शरण देना फलदायी नहीं रहा। आखिरकार संभाजी ने अकबर को फारस भागने में मदद की। दूसरी ओर औरंगजेब दक्कन आने के बाद उत्तर में अपनी राजधानी कभी नहीं लौटा। 1682 में मुगलों ने रामसेज के मराठा किले की घेराबंदी की, लेकिन दीवारों पर कब्जा करने के लिए विस्फोटक खदानें लगाने और लकड़ी के टावर बनाने सहित 5 महीने के असफल प्रयासों के बाद मुगल घेराबंदी विफल रही। औरंगजेब मराठा साम्राज्य पर सभी दिशाओं से आक्रमण करने का प्रयास किया। वह अपने लाभ के लिए मुगल संख्यात्मक श्रेष्ठता का उपयोग करना चाहता था। संभाजी ने आक्रमणों के लिए अच्छी तरह से तैयार की थी और मराठा सेना ने गुरिल्ला युद्ध रणनीति का उपयोग करते हुए कई छोटी लड़ाइयों में संख्यात्मक रूप से मजबूत मुगल सेना को तुरंत उलझा दिया। हालांकि संभाजी और उनके सेनापतियों ने मुगल सेनापतियों पर हमला किया और उन्हें हरा दिया। जब भी उन्हें मराठागढ़ क्षेत्रों में निर्णायक लड़ाई में मुगल सेनापतियों को लुभाने का अवसर मिला, संभाजी ने अपनी तरफ से होने वाले नुकसान को कम करने की रणनीति बनाई थी। यदि अवसर मिलता था तो मराठा सेना निर्णायक रूप से आक्रमण करती थी, परंतु यदि मुगल संख्या में अधिक होते तो मराठा पीछे हट जाते थे। औरंगजेब के रूप में यह एक बहुत प्रभावी रणनीति साबित हुई। औरंगजेब ने तब उत्तर और दक्षिण दिशाओं से सीधा मराठा राजधानी रायगढ़ किले पर हमला करने का फैसला किया। उसने मराठा राजधानी को घेरने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया, जिसके कारण मुगलों ने कोंकण पर आक्रमण किया। मराठा रणनीति और क्षेत्र की कठोर जलवायु के कारण मुगलों की बुरी तरह हार हुई। इन असफलताओं ने औरंगजेब को मराठा साम्राज्य से दूर देखने और कुतुब शाही वंश और आदिल शाही वंश के खिलाफ असफलता के तलाश के लिए मजबूर किया। संभाजी के 1680 और नवासी के तहत मराठों ने पश्चिम भारत के ऊपरी और नीचे की ओर विस्तार किया। शिवाजी के नेतृत्व में मराठों का कोंकण तट पर नियंत्रण को लेकर भारत में बसे एबिसिनियन वंश के मुसलमानों सिद्धियों के साथ संघर्ष हुआ। शिवाजी जंजीरा के किलेबंद द्वीप पर अपनी उपस्थिति काम करने में सक्षम थे। 1680 में जंजीरा लेने में विफल रहने के बाद संभाजी ने अंजदीवा के पुर्तगाली तटीय किले को जब्त करने के लिए एक सेनापति को भेजा। मराठों ने किले को जब्त कर लिया। इसी नौसैनिक अड्डे में बदलने की कोशिश की, लेकिन अप्रैल 1680 में 200 पुर्तगालियों की टुकड़ी द्वारा किले से बाहर निकाल दिया गया। इस घटना के कारण दो क्षेत्रीय शक्तियों के बीच एक बड़ा संघर्ष हुआ। संभाजी को शिवाजी द्वारा बनाई गई शासन प्रणाली विरासत में मिली। उन्होंने अपने पिता की अधिकांश नीतियों को जारी रखा।
चंदोगामात्य और 8 मंत्रियों की परिषद की सहायता से संभाजी द्वारा राज्य के प्रशासन का प्रबंधन किया जाता था। पीएस जोशी के अनुसार संभाजी एक अच्छे प्रशासक थे जिन्होंने अपनी प्रजा को निष्पक्ष न्याय दिया। संभाजी के शासनकाल के दौरान महाराष्ट्र में भयंकर सूखा पड़ा। स्थिति से निपटने के लिए संभाजी को कई प्रशासनिक उपाय करने पड़े। संभाजी ने गरीब किसानों को मदद करके शिवाजी की नीतियों को जारी रखा। शंकर नारायण जोशी ने कहा कि अकाल के खिलाफ उनका दृष्टिकोण बहुत रचनात्मक था और उन्होंने कई जटिल समस्याओं का समाधान प्रदान किया। जल भंडारण, सिंचाई और फसल पैटर्न विकसित करने की उनकी नीतियां उनकी प्रगतिशील नीतियों के बारे में बताती हैं। संभाजी ने सूखे की स्थिति में किसानों को अनाज के बीज, करों में छूट, कृषि के लिए बैल और कृषि उपकरण प्रदान किए। इन सभी उपायों को सूखे की अवधि के दौरान ईमानदारी से लागू किया गया था। संभाजी ने मराठा राज्य में कृषि गतिविधि को प्रोत्साहन किया। कृषि ग्रामीण मराठा अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। उन्होंने लोगों को अधिक से अधिक भूमि जोतने के लिए प्रोत्साहित किया। संभाजी ने कृषि गतिविधियों से आय बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने अधिक बंजर भूमि पर खेती करने का प्रयास भी किए। संभाजी ने अपने अभियानों के दौरान कई नावचारों का उपयोग किया। ऐसा ही एक नावचार था जब उन्होंने मैसूर के खिलाफ अपने अभियान के दौरान मैसूर सेना द्वारा चलाए गए घातक तीरों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने सैनिकों के लिए चमड़े से जैकेट बनाए। यह अत्यधिक सफल रहा क्योंकि शुरुआती हार के बाद मराठा सेना जहरीले तीरों के कारण मराठा सेना तीरों का नकारने में सक्षम थी और इन चमड़ों के जैकेट का उपयोग करके जीत हासिल की। दोस्तों, जानकारी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।